चैप्टर 8 स्टार्ट कर रहे हैं विच इज ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि आप लोगों ने बाकी कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है थोड़े बहुत कोई प्रीवियस क्लासेस में किए हो, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री आपने कभी भी नहीं किया था। राइट एंगल ट्रायंगल्स मींस एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल कहीं ना कहीं एक एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो जैसे सपोज यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री या फिर राइट एंगल है, तो हमारी पूरी ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सब में उस ट्रायंगल में कहीं ना कहीं एक एंगल 90 डिग्री जरूर होगा। ठीक है, अब जो 90 डिग्री एंगल वाला ट्रायंगल यानी राइट एंगल ट्रायंगल है उसको हम कैसे सिंबलाइज करते हैं, क्या नेम्स लिखते हैं, क्या क्या उसकी साइड्स के नेम्स है, वो आप समझो पहले अच्छे से। जैसे सपोज मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, ओके, और यहाँ पे 90 डिग्री, इट्स नॉट कंपल्सरी ऑलवेज। ये शेप ऐसे भी हो सकती थी, 90 यहाँ भी हो सकता था। ठीक है, ये शेप ऐसे भी हो सकती थी कि 90 यहाँ हो। ठीक है, किसी भी वे से हो सकता है। ठीक है, लेकिन ट्रायंगल में एक बार में एक ही एंगल 90 डिग्री हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 180। अगर दो 90 हो गए तो 90 प्लस 90 180 तो वहीं हो जाएगा, फिर थर्ड एंगल कैसे निकलेगा, है ना। तो एक ही एंगल 90 हो सकता है, बाकी के दोनों एंगल्स क्या होते हैं, एक्यूट। एक्यूट मींस लेस देन 90। ठीक है, एक एंगल अगर 90 होगा तो बाकी के दोनों एंगल्स एक्यूट एंगल्स होंगे। सपोज इस वर्टेक्स का नेम है ए, इसका है बी और इसका है सी। ओके, दैट मींस एंगल बी इज राइट एंगल और ए और सी क्या है, एक्यूट एंगल्स। इस ट्रायंगल को ऐसे लिखा जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। ठीक है, राइट एंगल एट बी का मतलब 90 डिग्री वाले एंगल का नाम क्या है, बी। ए और सी आप कहीं पे भी लगा सकते हो। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी का मतलब बी पे आपको 90 डिग्री शो करना है। अगर लिखा होता राइट एंगल एट सी तो आप सी यहाँ लिखते, सी पे 90 डिग्री शो करते। ठीक है, अब देखो जो एंगल 90 डिग्री वाला एंगल होता है वो ट्रायंगल का सबसे बड़ा एंगल हुआ। ठीक है, लार्जेस्ट एंगल हुआ। लार्जेस्ट एंगल के ऑपोजिट जो साइड होती है वो भी लार्जेस्ट साइड होती है। ठीक है, 90 के ऑपोजिट जो साइड है ये भी लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट साइड बोल दो आप उसको। लार्जेस्ट एंगल के ऑपोजिट जो साइड है वो लॉन्गेस्ट साइड है, और इस लॉन्गेस्ट साइड का नाम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। क्या नाम है इसका, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। जो 90 के ऑपोजिट साइड है वो सबसे बड़ी साइड होती है ट्रायंगल की और उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, एक्चुअली 9th में एक टॉपिक आता था वो एक्सरसाइज आपके सिलेबस में कट हो गई थी। उसके अंदर यही चीजें थी कि जो स्मॉलेस्ट एंगल होता है उसके ऑपोजिट वाली साइड स्मॉलेस्ट होती है, जो लार्जेस्ट एंगल होता है उसके ऑपोजिट वाली साइड लार्जेस्ट होती है। तो वहां पे हम ये चीज प्रूव करते होते हैं कि हाइपोटेन्यूज इज द लार्जेस्ट साइड। ऑब्वियसली 90 डिग्री का एंगल सबसे बड़ा एंगल होगा ट्रायंगल में, तो उसके ऑपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज लार्जेस्ट। ठीक है, अब ये दो साइड्स बच गई हैं। ठीक है, इन दोनों साइड्स के नेम्स होते हैं बेस एंड परपेंडिकुलर। डिपेंड करता है, बेस ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। अभी जैसे फिगर बनी हुई है हमें देख के ये लगता है ना कि यही बेस है, जो नीचे बेस की साइड होगा हमें यही बेस लगेगा। ठीक है, पर हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बेस ये भी हो सकता है। वो क्यों होगा, कैसे, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। पर अभी के लिए हम ये मान लेते हैं कि ये बेस है। ठीक है, सपोज दिस इज बेस। ओके, और ये क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के और भी कुछ नेम्स होते हैं, किसी को पता है परपेंडिकुलर को और क्या बोल सकते हैं, एल्टीट्यूड। ठीक है, और इसे क्या बोल सकते हैं, हाइट। ठीक है, हाइट भी बोल सकते हैं। जो बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री पे जो स्टैंडिंग लाइन होती है उसको हाइट भी बोल देते हैं, इसको एल्टीट्यूड भी बोल देते हैं। लेकिन अभी हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हम इसको परपेंडिकुलर ही बोलेंगे। ठीक है, तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, ये तीन चीजें हो गई। शॉर्टकट में जब हम इनको लिखेंगे, ठीक है, तो परपेंडिकुलर के लिए हम P यूज करेंगे, ओके, बेस के लिए हम B यूज करेंगे और हाइपोटेन्यूज के लिए हम H यूज करेंगे। ओके, जहां पे भी हम H लिख रहे हैं दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट हाइपोटेन्यूज, B का मतलब बेस और P का मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इतने बड़े बड़े वर्ड्स नहीं लिखेंगे बार बार, P, H और B फॉर परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। ठीक है, AC ऑन कर दो बेटे, इसको वो भी कर दो, थोड़ा सा स्ट्रेट कर दो। ठीक है, अब देखो मैंने
अपोजिट रहेगा। अगर यहाँ 90 है तो ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, ये 90 है तो ये हाइपोटेन्यूज है, ओके। लेकिन बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो सकता है। अब वो क्यों चेंज होते हैं, कैसे चेंज होते हैं वो देखो। पहले ये एक चीज समझ लो, मैंने ये बिग वाले नेम्स इसके इरेज कर दिए। आपको पता होना चाहिए पी एच और पी का मीनिंग, ठीक है, याद होगी क्या होगा। पहले एक चीज पे आते हैं जो मेन ट्रिग्नोमेट्री का कांसेप्ट है कि देखो किसी भी ट्रायंगल के अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर ये 90 डिग्री है, एक एंगल तो 90 डिग्री है ही है, ठीक है, एक एंगल मान लो मैं फिक्स कर रही हूँ 30 डिग्री। जब दो एंगल फिक्स हो गए तो थर्ड तो अपने आप ही फिक्स हो गया। एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से अगर इसको 30 कर दिया तो वो अपने आप 60 हो गया। तो उस ट्रायंगल को आप कितना मर्जी एनलार्ज कर लो, जूम इन जूम आउट कर लो, उसकी साइड्स की जो रेशियो है ना वो फिक्स रहेगी, ठीक है। मतलब जैसे हम कंप्यूटर पे ऑब्जेक्ट बना के उसको एनलार्ज नहीं कर लेते, बिगर या स्मॉलर कर लेते हैं उसी प्रोपोर्शन में। मतलब ऐसे नहीं खींच के यूं लंबा करना है या ऐसे लंबा नहीं करना, सेम साइज को जब एनलार्ज कर लेते हैं तो आप कितना मर्जी एनलार्ज कर लो। अभी मान लो 10, 20, 30 है साइज, आपने 100, 200, 300 भी कर दी, 1000, 2000, 3000 भी कर दी, ठीक है, तो भी रेशियो जो है साइड्स की हमेशा फिक्स रहती है। तो रेशियो 3 साइड्स है, 3 साइड्स की रेशियो में अब मैं दो की रेशियो लिख सकते हैं ना। अब हम कह सकते हैं कि P by P रेशियो भी बोल सकते हैं, P by P भी बोल सकते हैं, P by H भी, H by P भी, फिर P by H, H by P। अब हर बार रेशियो को इस तरीके से बोलना, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर बाय बेस, थोड़ा कॉम्बरसम हो जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ क्या साइन कॉस थीटा, ये साइन कॉस टेंजेंट, ये होते क्या है, उन्हीं रेशियोज के नाम हैं, ठीक है। बार बार आपको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बोलने की जरूरत नहीं है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की रेशियो को हमने एक नाम दे दिया साइन थीटा, ठीक है, उसको शॉर्टकट नाम दे दिया साइन थीटा। तो अब ये आपने कैसे याद करना है, एक शॉर्टकट है इसके लिए और क्वाइट फनी भी है, आप लोगों को याद हो जाएगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये याद करना है आपने, ठीक है। जब हम छोटे से थे, मतलब जब मैं पढ़ती थी तब से हम ये याद कर रहे हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसके बच्चों ने तो पता नहीं क्या क्या वर्जन बना दिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, और भी पता नहीं क्या। एक तो कुछ ज्यादा एक वर्गीस है, फिर कभी बताऊंगी, चलो ठीक है। लेकिन हमने जो याद किया वो यही याद किया हुआ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। और इसको और आगे एक्सटेंड कर दो, सोना चांदी तोले, अगर याद हो जाए तो वो सोना चांदी तोले का मतलब क्या है, सोना चांदी तोले, दैट मीन्स S for साइन, C for cos, T for tan, ठीक है। साइन की वैल्यू हो गई P by H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos की वैल्यू हो गई P by H और टेंजेंट की वैल्यू हो गई P by T, ठीक है। तो जहां पे भी हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशियो की जरूरत पड़ेगी, हम क्या बोलेंगे, साइन थीटा, ठीक है। थीटा भी क्या है वो भी बताती हूँ आपको, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो P by H का मतलब साइन थीटा है, साइन थीटा का मतलब P by H, ठीक है। P by H का मतलब कॉस थीटा और P by T मींस टेन थीटा। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, 6 में से 3 ये हैं, साइन, कॉस और टेन, ठीक है। थोड़ा सा और इनके बारे में डिटेल में बता देती हूँ। जो साइन थीटा है साइन थीटा है वो एक्चुअली साइन, पूरा नेम ये होता है साइन, ठीक है, थीटा। ये थीटा जो वर्ड बोल रही हूँ ये है थीटा, थीटा, ठीक है, ये इसका सिंबल है थीटा का। तो इसको शॉर्टकट में हम पूरा साइन नहीं लिखते, ओनली सिन लिखते हैं, लेकिन बोलते साइन ही है इसको, ठीक है। जो हम कोस थीटा बोल रहे हैं वो एक्चुअली कोस किसका शॉर्टकट है, कोसाइन का, ठीक है। कोसाइन नहीं बोलते, कोसाइन को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, कॉस, तो वो क्या कॉस थीटा। जो हम टेन थीटा बोल रहे हैं वो शॉर्टकट है टेंजेंट का, टेंजेंट थीटा का, ठीक है। तो उसको भी बार बार टेंजेंट नहीं बोलते, टेन बोलते हैं। तो साइन, कॉस, टेन, 3 तो ये मेन रेशियोज है, ठीक है। उसके बाद 3
रेशियोज आती है जो इनके रिवर्स है, इनकी रिवर्स, जैसे कि साइन की रिवर्स है, साइन की जो रिवर्स है वो है कोसेक, कोसेक जो है वो शॉर्टकट है कोसिकेंट थीटा का, ठीक है, ये साइन की रिवर्स है। कॉस की जो रिवर्स है वो है सेक, इसको सीकेंट ही बोलते हैं क्योंकि ये शॉर्टकट है सीकेंट थीटा का, तो इसको सेक थीटा नहीं बोला जाता, सीकेंट थीटा ही बोला जाता है, ओके। इसकी प्रोनाउंसिएशन हम सीकेंट ही करेंगे जब भी करेंगे, इसको कोसेक बोल देंगे, कोसिकेंट भी बोल सकते हो, इसको सीकेंट ही बोलेंगे, ठीक है। और tan का जो ऑपोजिट है वो है कोट, कोट इज द शॉर्टकट ऑफ कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, ठीक है। हम इन नेम से इनको बोलेंगे। अब ये इसका ऑपोजिट है, ये इसका ऑपोजिट है, ये इसका ऑपोजिट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि साइन का ऑपोजिट क्या है, कोसिकेंट, ठीक है। कॉस का ऑपोजिट क्या है, सीकेंट, और tan का ऑपोजिट क्या है, कोट। दैट मींस यहां से अगर हम फॉर्मूले लिखते हैं, देखो अगर मैं p और p भी h के फॉर्म में बता दूं, साइन थीटा क्या होगा, p बाय h, ठीक है। साइन थीटा क्या होगा, p बाय h, तो कोसिकेंट थीटा क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स h बाय p, वेरी गुड, ठीक है। कोसिकेंट हो गया h बाय p। अगर cos थीटा है b बाय h, ठीक है, तो सीकेंट थीटा क्या हो जाएगा, h बाय b, ओके। अगर tan थीटा है p बाय b, तो cot थीटा क्या हो जाएगा, b बाय p। समझ आ गया, ये तो सीधा सीधा रिलेशनशिप, यानी ये कि पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूला कर लो, आपको 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले याद हो जाएंगे, ठीक है। साइन cos tan पता ही है, और यहाँ पे हो जाएंगे कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट उनका रिवर्स। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले, साइन cos tan, ठीक है। पहले 3 याद हो जाए, बाकी के अपने आप लर्न हो जाते हैं। अब ये जो 6 चीजें हमने लिखी है ना, पूरी की पूरी एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज इसी के ऊपर बेस्ड है, इन्हीं रेशियोज के ऊपर बेस्ड है, सिर्फ एक फॉर्मूले के ऊपर, इस पंडित बद्री प्रसाद के ऊपर। अगर आपने फर्स्ट एक्सरसाइज करनी स्टार्ट करनी है, कॉपी पे पहले शॉर्टकट में ये लिख के छोड़ दो ऊपर, ठीक है, और धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। फिर तो आप मेमोराइज करोगे, ये PBB वाला अपने आप आपको याद आ जाएगा कि साइन क्या होता है p बाय h। अब जैसे सपोज मुझे सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती, ये वाली चीज मेरे माइंड में फिक्स हो गया, आपके माइंड में भी बाय द एंड ऑफ द चैप्टर ये फिक्स हो जाएगा कि साइन होता है p बाय h, cos होता है p बाय h, और tan होता है p बाय b, ठीक है। अब चलते हैं इस ट्रायंगल पे इस चीज को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब जब मैंने यहाँ पे थीटा वर्ड यूज किया था, थीटा तो कहीं ट्रायंगल में है नहीं, तो ये थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये थीटा जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल के 2 एक्यूट एंगल में से किसी एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जो एंगल हमें फिगर में पता हो या जिसके बारे में हमें बताया गया हो, जिसकी बात कर रहे हो, उस एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। अब हर क्वेश्चन में क्या नेमिंग ली गई है, ABC, PQ, R, XY, Z हमें नहीं पता होता, तो फॉर्मूले याद करते वक्त हम वहाँ पे थीटा लिख देते हैं कि हमें नहीं पता कि क्या नेमिंग ली होगी और कौन सी एक्यूट एंगल की बात करेंगे, तो हमने वहाँ थीटा लिख दिया। लेकिन ये थीटा जो है इस फिगर में या तो A को रिप्रेजेंट कर रहा है या C को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जब इस फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ना, तो वहाँ थीटा लिखा हुआ नहीं आएगा, फिर वहाँ पे या तो A लिखा आएगा या फिर C लिखा हुआ आएगा, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे मार्क कर दे कि ये थीटा है, तो पता लग गया आपको कि C थीटा है, ठीक है। या फिर यहाँ पे मार्क कर दे कि ये एंगल थीटा है। तो अब जैसे ये वाला इक्वेशन है, मान लो दिस ट्रायंगल ओनली, सपोज ये वाली जो साइड है इसकी लेंथ है कुछ भी, इसकी सपोज लेंथ है 10, इसकी है 20 और इसकी है 30, वैसे ही लिखती मैंने, ठीक है। वैसे ऐसे ट्रायंगल बन ही नहीं सकता, तो ऐसे लिखते हैं इसको x, इसको y और इसको z ले लेते हैं, ठीक है। तीनों साइड ये वाली लेंथ x है, ये y है और ये z है, ठीक है। अब मैं आपसे बोलती हूँ कि इसमें फाइंड आउट करो आप साइन C फाइंड आउट करो। अब मैंने थीटा के प्लेस पे क्या लिखा है, C, ठीक है। दैट मींस हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, A तो नहीं लिखा ना, C लिखा है। तो आपने देखो, आपको ये तो पता है कि 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज होता है, वो तो फिक्स है। प्रॉब्लम आती है बेस किसको लेना है और परपेंडिकुलर किसको लेना है। तो अगर C एंगल की बात हुई है ना, तो C और 90 डिग्री को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसको ही आपने बेस लेना है, ठीक है। अब आप इसी को बेस लोगे, तो अगर हम साइन C की बात कर रहे हैं तो ये आपका बेस है और ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है। साइन C जो
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है x और हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी है z। तो आंसर क्या आएगा x बाय z। ठीक है, चलो सपोज ये x बाय z नहीं है, ये है सपोज कुछ भी, जैसे मान लो हमने 10 लिया, यहाँ 20 लिया, यहाँ 25 ले लिया। ठीक है, तो अगर मुझे साइन c निकालना है t बाय h, तो परपेंडिकुलर कितना है 10 और h कितना है 25, कट करोगे कितना आएगा 2/5, ये आ गया साइन c। अब सपोज मुझे tan c फाइंड आउट करना है, अगेन एंगल हम c की बात कर रहे हैं, अगर हम c एंगल की बात कर रहे हैं तो यही हमारा बेस है। ठीक है, तो tan c की बात कर रहे हैं तो इसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगता है p/b। ठीक है, p/b है ना फॉर्मूला tan का, p/b। तो परपेंडिकुलर कितना है 10, बेस कितना है 20, आंसर कितना आ गया 1/2। सपोज आई हैव टू फाइंड secant थीटा। secant इज रिवर्स ऑफ cos, तो उल्टा हो जाएगा यानी h/b। ठीक है, तो secant होता है h/b। अगेन मैंने यहाँ पे c लिखा है, secant c का मतलब बेस इसी को रखना है हमने। ठीक है, तो h/b, h कितना है 25, बेस कितना है 20, 25/20 यानी कि 5/4। आ गया समझ में? अब इसी फिगर को फिर से देखते हैं। ठीक है, यही सेम फिगर है, लेकिन अब आपसे पूछ लिया फाइंड आउट cos A फाइंड आउट करना है, एंगल चेंज कर दिया उन्होंने। ठीक है, थीटा रिप्रेजेंट वन ऑफ द एक्यूट एंगल। अगर उस एक्यूट एंगल के नाम को आपने नहीं समझा, आपका सारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे C दिया हुआ था, तो C के अकॉर्डिंग ये हमारा बेस हो गया। लेकिन अब उसने cos A एंगल की बात की है, जब A एंगल की बात की है तो परपेंडिकुलर बेस जो है वो इंटरचेंज हो जाएंगे। अब ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, इसी फिगर को फिर से यहाँ वी ड्रॉ कर देती हूँ। पहले आर टॉकिंग अबाउट cos A। ठीक है, ये A था, ये B था और ये C था, दिस वाज 90 डिग्री। ठीक है, लेकिन अगर हम cos A एंगल की बात कर रहे हैं तो ये हमारा बेस है, दिस इज परपेंडिकुलर, और 90 के अपोजिट वाला तो हाइपोटेन्यूज तो होता ही होता है, वो तो फिक्स है। ठीक है, ये हमारी 10 थी, ये हमारा 20 था और ये 25 था। ओके, अब हमें cos A फाइंड आउट करना है, तो ये हमारा बेस हो गया। cos का फॉर्मूला क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना हो गया 10 और हाइपोटेन्यूज कितना है 25, तो ये कितना आ गया 2/5। ठीक है, समझ आ गया? अगेन बता देती हूँ, यही पूरे एक्सरसाइज का क्रक्स यही है। आंसर सेम ही, सेम मतलब ये cos का ये था, तो यहाँ पे जो cos का आया वो गलत है, मतलब सेम नहीं है। वो cos C आया था, ये cos A आया है, दोनों अलग ही आएंगे आंसर। ठीक है, cos C का मतलब बेस चेंज हो गया ना हमारा, cos A में बेस चेंज हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर डिफरेंट आएगा। ठीक है, तो यहाँ cos A, यहाँ पे तो मैंने निकाला ही नहीं था, अगर यहाँ पे cos C निकालते उस केस में, तो ये बेस था हमारा 20, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 20/25, तब आता है ये 4/5, है ना? तब ये 4/5 आता, लेकिन cos A निकाला तो 2/5 आया, क्योंकि वैल्यूज चेंज हो गई ना। बस यही मेन चीज ध्यान रखनी है कि हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स है, 90 के ऑपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज फिक्स है। परपेंडिकुलर और बेस जो है वो इस एंगल के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिस एंगल की बात हो रही है उसको ज्वाइन करने वाली लाइन बेस, और दूसरा जो बच गया वो परपेंडिकुलर। शेप चाहे कैसे भी रख दिया हो ट्रायंगल। ठीक है, अब जैसे एक और एग्जांपल करते हैं इसका। इसकी तो हमें हर एक क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी, इसको इरेज करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ये फिगर देखिए, नाउ दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ इसमें से हाइपोटेन्यूज कौन सा है? yz। ठीक है, ये वाला, इसके अपोजिट वाला जो है वो ये तो हो गया हाइपोटेन्यूज, ये तो फिक्स हो गया। क्या बेस और परपेंडिकुलर हम अभी बता सकते हैं? नहीं बता सकते ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट, अब देखो जो थीटा होगा ये वाला तो 90 है, तो यहाँ पे या तो y लिखा होगा या फिर z लिखा होगा, cos y या फिर cos z, है ना? मैंने लिख दिया cos z फाइंड आउट करना है, तो बेस बता दो पहले, तो क्या होगा zx, ये बेस होगा, है ना? 90 डिग्री को और z को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो आपका बेस होगा, ये ध्यान रखना। ये बेस हो गया, तो ये वाला क्या बच गया परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर और बेस तो पहले से डिसाइड हो ही नहीं सकते, आपको भी पता है, सिर्फ हाइपोटेन्यूज डिसाइड हो सकता है। बेस परपेंडिकुलर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, अगर हमें 10 बार भी
फिगर दोबारा ड्रॉ करनी पड़े तो दोबारा ड्रॉ करेंगे। जितनी बार एंगल चेंज होगा साथ में दिया हुआ उतनी बार फिगर में बेस और परपेंडिकुलर भी चेंज होगा, ठीक है। अब सपोज इसमें आपको ये दिया है 12, ठीक है, ये दिया है 5, बस ये दो ही गिवन है। और आपसे यहाँ पे पूछ लिया फाइंड आउट साइन y, फाइंड आउट साइन y, ठीक है। आपको बेस और परपेंडिकुलर पता लग गया कौन है बेस? ये हो गया बेस, ठीक है, ये बेस है, ये हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है। तो साइन का फॉर्मूला क्या है? p/h। परपेंडिकुलर है ये xz, है ना, और हाइपोटेन्यूज है yz। अब xz की वैल्यू तो हमें पता है 12 है, लेकिन ये तो नहीं पता, आप क्या करें? गिवन ही नहीं था क्वेश्चन में, तो ये दो चीजें गिवन है, आप क्या करेंगे बताओ? सम में नहीं दे रहा, पाइथागोरस, हाँ सम में भी नहीं दिया हुआ। पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है कोई भी दो साइड्स गिवन हो तो थर्ड साइड आप पाइथागोरस से निकाल सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? p² + b² = x², ठीक है। अब हमें p² b² तो पता है इन दोनों में से कोई होगा, तो इन दोनों की वैल्यूज पुट हो जाएगी और h हाइपोटेन्यूज हमेशा ये होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा आपको एक साइड मिसिंग मिलेगी, ऑलवेज एक मिसिंग मिलेगी, ठीक है। कभी भी नहीं निकाल के देंगे तीनों साइड्स आपको, हमेशा एक साइड मिसिंग होगी और वो एक साइड आपने हमेशा पाइथागोरस से निकालनी है। तो पहले हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो इसके अकॉर्डिंग yz² = xy² + xz², यही बनेगी ना पाइथागोरस थ्योरम। 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर = बाकी दोनों साइड्स का स्क्वायर, ठीक है। तो yz तो हमें पता ही नहीं, लेकिन हमें xy पता है 5 और ये पता है 12, ये हो गया 25, ये हो गया 144, ऐड करके कितना हो गया 169। तो yz कितना हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ 169 कितना आ गया? 13। वैसे तो प्लस माइनस होता है हमेशा रूट करने पे, लेकिन लेंथ हो या जो भी डिस्टेंस है वो कभी नेगेटिव नहीं होते, हाँ, तो वो ऑलवेज प्लस रहेगा। तो इसका मतलब ये कितना आ गया हमारा 13, जो हमने फाइंड आउट कर ये पहले निकालना पड़ेगा। हाँ, ये पहले निकालना पड़ेगा। हर क्वेश्चन में जिसमें दो ही साइड्स गिवन हो, दो ही मिलेंगे आपको, थर्ड साइड पहले सबसे पहले आपने पाइथागोरस लगा के वो थर्ड साइड निकाल लेती है, ठीक है। उसके बाद आप देखते रहना कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है, निकल जाएगा, रूट में निकल जाएगा। हाँ, तो रूट में आएंगे आंसर, बहुत आएंगे रूट में। रूट सॉल्व नहीं करना आपने किसी में भी, रूट में आ गया रूट में छोड़ दो, कोई इशू नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री में कोई रूट नहीं सॉल्व करना आपने, रूट आ गया रूट रहने दो, ठीक है। अब ये आ गया आपका आंसर 12/13, दिस इज योर आंसर, ठीक है। अब सपोज हम साइन y की बात करते करते अचानक से हमने tan z की बात करनी शुरू कर दी, एंगल चेंज कर दिया हमने, एंगल चेंज कर दिया, जहां एंगल चेंज हुआ वहां पे बेस और परपेंडिकुलर भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब ये बेस हो जाएगा तो आप दोबारा बनाओ इसी की फिगर, इसी फिगर को दोबारा से ड्रॉ करो और बेस यहाँ लिखो, परपेंडिकुलर यहाँ लिखो, फिर से चेक करो, ठीक है। ये डायग्राम बनाने में, फिगर बनाने में कंजूसी नहीं करनी है। अगर उसमें कंजूसी करोगे फिर क्वेश्चन को रॉन्ग, कहीं इसी में कटिंग करके यहाँ कर दो, फिर क्या होगा कि मान लो क्वेश्चन आप दोबारा चेक करने लगोगे ना, आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि पहले क्या किया था, बाद में क्या किया, फिर क्या किया। तो जहाँ पे क्वेश्चन के अंदर एंगल चेंज हो गया वहां पे आप फिगर को रीड्रॉ करो, बेस परपेंडिकुलर फिर से लिखो और फिर उसको करो, ठीक है। स्टार्टिंग में जरूरत पड़ेगी, नया टॉपिक है, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आप बिना लिखे भी कर लोगे। फिर फर्स्ट